नमस्कार। आप लोगों का युवा में अकेडमी में स्वागत है। मैं ब्रजेश सर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपना तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को पढ़ा था, उससे अगला चैप्टर आज हम लोग शुरू करते हैं। महाजनपदों का उदय। बौद्ध धर्म का वीडियो भी डाला गया है, प्लेलिस्ट में खोजिएगा। जैन धर्म भी डाला गया है। उसके बाद महाजनपदों का उदय हुआ, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन आपका महाजनपद से पूछता है, कोई जनपद का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसकी राजधानी कहाँ है। आज हम लोग मगध साम्राज्य को भी पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य कितने भागों में बांटा गया है, कौन उसके संस्थापक हैं। तो महाजनपद और मगध साम्राज्य इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल आपको याद होगा, हमारे साथ याद करते रहिए। तो देखिए, अगर महाजनपदों से क्वेश्चन बनेगा तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि महाजनपद प्राचीन भारत में कितने भागों में बटे थे या कितने महाजनपदों का उदय हुआ था। तो वो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, पहला क्वेश्चन। अगला पूछता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो दो ग्रंथ का भी नाम आता है। एक आपका बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और एक आपका जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तब इसको देखिएगा। पूछेगा कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो अंगुत्तर निकाय। और वह कौन सा ग्रंथ है जो जैन ग्रंथ में मिलता है, तो वो भगवती सूत्र है। आइए देखते हैं। पहला हमारा जनपद है अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ है। तो वर्तमान में यह क्षेत्र भागलपुर मुंगेर बिहार में। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। दूसरा मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी में थी, और ये वर्तमान में कहाँ है? पटना एवं गया का क्षेत्र था, और ये भी पड़ता है बिहार में। अगला है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी, और आज भी क्षेत्र वो कौन सा है? वाराणसी है। कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ थी? साकेत एवं श्रावस्ती, और ये वर्तमान में कहा? पूर्वी उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती का जो बेल्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। वज्जी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली में थी, और वैशाली वर्तमान में कहा? मुजफ्फरपुर, और ये कहाँ पड़ेगा? बिहार में। अगला है मल। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनारा या पावा, और ये कहाँ पड़ता है? देवरिया एवं गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती, और ये कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में। अगला वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी, और कौशाम्बी किसका हिस्सा था? इलाहाबाद का था। यानी क्षेत्र में पूछेगा तो वह इलाहाबाद का था। और इससे एक क्वेश्चन और बनेगा कि इलाहाबाद का नाम बदल करके वर्तमान में क्या है। तो इलाहाबाद का इस समय वर्तमान में क्या है? प्रयागराज में। तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। 8 जनपद को देखें। आइए अगला 8 देखते हैं। अगला महाजनपद है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और क्षेत्र था मेरठ एवं हरियाणा का क्षेत्र। पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कॉमफील्ड फर्रुखाबाद के क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा में थी, और क्षेत्र भी था मथुरा। गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और यह क्षेत्र था पेशावर तथा कश्मीर। कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुरा, और यह क्षेत्र था उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत। अगला था अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतन एवं पोटेल थी, और यह गोदावरी का क्षेत्र आता है। अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती, और यह क्षेत्र था मालवा एवं मध्य प्रदेश।
और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और क्षेत्र था जयपुर के आसपास। तो ये 16 महाजनपद थे, जिससे एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि उस जनपद की राजधानी कहाँ थी। आपका कर्तव्य बनता है कि इस 16 महाजनपद की राजधानी को याद कर लीजिए और इस वीडियो को देखिए और 1-2 बार कॉपी पे लिख के करिए, आपको याद हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, मगध साम्राज्य कितने भागों में बटा था। 16 महाजनपदों के बाद अगला हमारा एक साम्राज्य शुरू होता है, यहीं से पूरी हिस्ट्री आपकी शुरुआत होती है। मगध साम्राज्य का उदय, और यहां से लेकर आपका जितना भी वंश आप पढ़ेंगे पेपर के हिसाब से आप जान लीजिए कि कोई भी वंश पेपर में हिस्ट्री से बना है तो वंश का संस्थापक और वंश का अंतिम शासक सबसे महत्वपूर्ण रहा है। मगध साम्राज्य का थ्योरी आपसे कहानी पेपर में नहीं बनेगा, लेकिन मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था ये आपसे जरूर बनेगा। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी ये आपसे जरूर बनेगा। तो किसी भी वंश का एक पॉइंट तो आप जरूर याद रखिएगा कि उस वंश का संस्थापक कौन है और उस वंश का अंतिम शासक कौन है। आइए देखते हैं मगध साम्राज्य। अभी 16 महाजनपद देखे थे और 16 जनपद महाजनपद में मगध का नाम आया था। तो बताइए मगध की राजधानी कहाँ थी। तो मगध की राजधानी कहाँ थी, गिरिव्रज। गिरिव्रज थी। ये पहला पॉइंट। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था बृहद्रथ। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहद्रथ था और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। बृहद्रथ का पुत्र कौन था, जरासंध था। इसके अलावा इतिहास में इन लोगों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि ये क्या किए, कितने वर्षों तक शासन किए, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। बस इतना ही हिस्ट्री में इनका उल्लेख मिलता है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ था और जरासंध बृहद्रथ का क्या था, पुत्र था। और मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, गिरिव्रज थी। अगला पॉइंट आता है कि जैसे जैसे महान शासक होते गए तो आप देखते हैं कि कोई भी देश हो, जिसे अपने देश की चर्चा किया जाए, भारत की, तो भारत हमारा देश रहता है, लेकिन किसी भी प्रांत में जनसंख्या ज्यादा हो जाए, किसी प्रांत में जनसंख्या की वजह से विकास रुक जाए तो उस क्षेत्र को बांट दिया जाता है, नाम भारत का ही रहता है। और उदाहरण दे, हमें लगा कि बिहार और झारखंड एक साथ रहेंगे तो विकास करने में कठिनाइयां होगी, तो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, तेलंगाना को अलग कर दिया गया। क्यों अलग किया गया है, क्योंकि उस राज्य में विकास हो सके, उस राज्य की प्रत्येक नागरिक का विकास हो सके। ठीक उसी प्रकार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। और मगध साम्राज्य को अपने हिसाब से जैसे जैसे शासक आते गए वैसे वैसे मगध साम्राज्य को बांटते गए। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मगध साम्राज्य कितने भागों में बटा था। मगध साम्राज्य कितने भागों में बटा था, तो मगध साम्राज्य 3 भागों में बटा है। कौन कौन, हार्यक वंश, शिशुनाग वंश और एक आपका है नंद वंश। मगध साम्राज्य कितने भागों में बटा है, तो हार्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश।
और अभी जस्ट हमने बताया कि कोई भी वंश को याद रखिएगा तो उस वंश का संस्थापक कौन था और उस वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपकी जरूर माइंड में होना चाहिए। डिटेल में भी पढ़ेंगे कौन शासक कैसे किया है, लेकिन अगर आपसे अभी मगध साम्राज्य का पूछा, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ था, तो पेपर में जरूर बनेगा कि आर्यक वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो आर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। नागदशक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और अंतिम शासक नागदशक था। ये तो हर्यक वंश की, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बिंबिसार कौन, बिंबिसार के लड़के। शिशुनाग वंश की स्थापना नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने किया। यानी ये तो भूलेगा ही नहीं, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? शिशुनाग ने किया। किसकी हत्या करके? नागदशक की। तो कहीं ना कहीं नागदशक कमजोर रहा होगा, इसकी हत्या किया गया, तो शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो राजा नंदीवर्धन थे। राजा नंदीवर्धन थे। ये आपका शिशुनाग वंश का। नंद वंश का संस्थापक आपसे पूछता है तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का संस्थापक। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यानी ये तो वंश के बारे में एक डिटेल में थोड़ा सा जानकारी हो गया कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, अंतिम शासक नागदशक था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और अंतिम शासक राजा नंदीवर्धन थे। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और अंतिम शासक घनानंद था। और मगध का संस्थापक बृहद्रथ था। ये याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं हर्यक वंश। अगला देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार का अन्य नाम श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार का उपनाम या और नाम से जाना जाता था, तो वो श्रेणिक था। और बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह में थी। अगला क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार की पत्नियां कितनी थी? तो बिंबिसार की 3 पत्नियां थी, महाकोसला, चेलना, क्षेमा। ये भी पूछता है तो महाकोसला चेलना होगा। महाकोसला कौन थी? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और चेलना कौन थी? तो लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। और क्षेमा कौन थी? वो कुरु की राजकुमारी थी। इसी वजह से आपको महाजनपद बताया था कि कौशल नरेश प्रसेनजीत, तो आपके दिमाग में यह ना हो कि कौशल कहाँ है, लिच्छवी कहाँ है, कुरु कहाँ है। इसीलिए महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले बताया था कि ये चीजें कहाँ हैं। तो इनकी 3 पत्नियां थी, महाकोसला, चेलना, क्षेमा। और 3 पत्नियां के होने के कारण कौशल, लिच्छवी और कुरु, ये तीनों प्रांत बिंबिसार को दहेज में मिल गया। कोई भी राजा का राज्य विस्तार 2 ही कारण से हो सकता है, या तो वो किसी प्रांत को जीते या वो प्रांत उसे दहेज के रूप में मिल जाए। और ये दहेज ऐसे नहीं मिले हैं, ये दहेज युद्ध हुआ है। युद्ध में ये लोग हारे हैं, अपनी बहन का शादी किए हैं। कुरु की राजकुमारी क्षेमा ने शादी किया, तो कुरु का राजकुमारी खुद थी, शादी हुआ बिंबिसार से, तो कुरु पूरा मिल गया। अगला क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार ने किससे युद्ध किया था? तो बिंबिसार ने अंग राजा ब्रह्मदत्त को हराया था। और जब ब्रह्मदत्त को हराया तो वो अंग प्रांत को मगध में मिला दिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है
कि कौन सा शासक अंग को मगध में मिलाया था, तो वो आपका बिंबिसार होगा। अगला आता है कि बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र 493 ईसा पूर्व में कर दिया। राजगद्दी पाने के लिए पहले लोग ऐसा काम करते थे, अपने पिताजी का हत्या कर देना गद्दी पाने के लिए। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में किया था और 493 में इसकी हत्या कर दी गई। तो बिंबिसार का शासन काल आपसे पूछेगा तो 544 से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का शासन कर रहा है। अब बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र ने किया, तो उसके पुत्र का क्या नाम था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का शासन रहा है। तो बिंबिसार की हत्या किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। इसलिए अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। कुड़िक का मतलब होता है पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। कुड़िक का मतलब होता है पितृहंता। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या अपने से किया था या किसी के कहने पे किया था। तो वो भी आता है कि जो आप बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं कि बुद्ध के चचेरे भाई कौन थे, बुद्ध के चचेरे भाई कौन थे, देवदत्त। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त थे। देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया था। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा बात आता है अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध किया और प्रसेनजीत को हराया। जब प्रसेनजीत हार गए तो अपनी पुत्री प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से हुआ। वाजिरा का विवाह किससे हो गया, अजातशत्रु से हो गया। तो अजातशत्रु के पत्नी का नाम पूछेगा तो वाजिरा था। अगला आता है कि अजातशत्रु ने लिच्छवी को जीता था, लिच्छवी प्रांत को जीता था। तो लिच्छवी प्रांत को जीतकर मगध में मिलाने वाला शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। लेकिन इसका भी हाल वही हुआ जो ये किया था, इसकी हत्या इसके पुत्र ने की। अब इसके पुत्र का नाम पूछता है तो अजातशत्रु का पूछेगा कि अजातशत्रु का हत्या किसने किया, तो अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र उदयन ने किया 460 ईसा पूर्व में। तो ये 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन काल उदयन का रहा। उदयन हत्या किया किसका, अपने पिता का 460 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है कि उदयन को बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता तथा जैन ग्रंथ में पितृभक्त बताएगा। उदयन को बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला और जैन ग्रंथ में पितृभक्त बताएगा। अगला एक क्वेश्चन आपसे पेपर में बनता है, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया।
जो वर्तमान में इसका नाम पटना है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र को कौन बसाया था, ये भी क्वेश्चन ही आता है। एक ही क्वेश्चन उदयन से बना है आज तक कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। कहाँ पर है, गंगा और सोन नदियों के संगम पर है। आज उसका नाम पटना है और बिहार में है। बिहार की राजधानी ही पटना है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्या यहीं से शासनकाल समाप्त हो गया, तो नहीं, यहीं से शासनकाल इसका समाप्त नहीं हुआ। इसके 3 लड़के और थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ये तीनों ने शासन किया क्रमवार। पहले अनिरुद्ध बना, फिर मुंडक बना, फिर नागदशक बना। लेकिन वह शासक प्रभावशाली नहीं बन पाए जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन थे। इस वजह से हर्यक वंश धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला गया और नागदशक के बाद हर्यक वंश का अस्तित्व खत्म हो गया। इसीलिए हम आपको बताए थे कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और अंतिम शासक नागदशक था। तो ये हर्यक वंश है। आइए अब शिशुनाग वंश के बारे में समझते हैं। पहला है शिशुनाग वंश। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक आपसे पूछेगा तो वो कौन था, शिशुनाग था। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया और इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये, इसने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया और इसकी राजधानी वैशाली में बनाई गई। यानी शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, वैशाली। शिशुनाग वंश का महान शासक या दूसरा शासक कालाशोक है, जिन्होंने 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासन किए थे और ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाए थे। और इनसे एक क्वेश्चन बराबर पेपर में आता है कि इन्हीं के शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियां आप पढ़ते हैं, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में हुई थी। प्रथम आपकी अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। तो कालाशोक के शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक राजा नंदीवर्धन थे, जिन्होंने 366 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किए। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक आपसे पूछेगा तो वो राजा नंदीवर्धन थे। इतना ही क्वेश्चन आपका शिशुनाग वंश से बने कि संस्थापक कौन था, अवंती को कौन जीतकर कहाँ मिलाया, वैशाली में कौन राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र में कौन बनाया, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। आइए नंद वंश देखते हैं। अगला नंद वंश को देखते हैं। तो नंद वंश से सबसे पहला क्वेश्चन कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। और महापद्मानंद, देखिए वैदिक सभ्यता में हमने 4 जातियों का चर्चा किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण पूजा पाठ के लिए, क्षत्रिय शासन काल के लिए, वैश्य का बिजनेस व्यापार का नाम होता है, और क्षुद्र या शूद्र को बहुत निम्न जाति जो घरों में काम करती थी, लोगों के अधीन कार्य करती थी। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे कंडीशन यहाँ भी बने हैं। हर्यक वंश और शिशुनाग वंश को हमने देखा तो वहां क्षत्रियों का नाम रहा बिंबिसार, लेकिन संस्थापक नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद एक नाई जाति का था, एक नाई जाति का था। और इसने क्या किया था, इसने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, क्षत्रियों का विनाश। एक क्वेश्चन आपसे ये तो बना कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो वो महापद्मानंद था जो नाई जाति का था और इसने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया। थोड़ा रामायण में चलिए। एक चर्चा आपकी परशुराम की होती है
परशुराम के बारे में ये कहा गया कि परशुराम जो उनके शिष्य थे क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाते थे। परशुराम जी क्षत्रियों को धनुर्विद्या सिखाए, लेकिन वही क्षत्रियों ने उनसे क्वेश्चन किया था कि हम लोग कैसे मानेंगे कि आप हमें अच्छी तरह धनुर्विद्या सिखाएं। तो उन्होंने कहा किसी से युद्ध कर लीजिए, कोई चीज को भेद लीजिए, कहीं इसका प्रयोग कर लीजिए। तो क्षत्रियों ने कहा था कि आप हमें धनुर्विद्या सिखाए हैं और आप हमसे युद्ध करिए, अगर आप जीत जाएंगे तब तो लगेगा कि हम लोगों को धनुर्विद्या अच्छे से नहीं सिखाए हैं, यदि आप हार जाएंगे तब हमें लगेगा कि धनुर्विद्या आप सिखाए थे। इस क्रोध में, इस बात के गुस्सा से परशुराम ने भी सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था और प्रतिज्ञा खाया था कि कभी भी हम क्षत्रियों को धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे। लेकिन महाभारत में चर्चा है कर्ण ने सीखा, लेकिन वो भी ब्राह्मण का वेश बनाकर, बाद में वो भी सच्चाई पता चले तो क्या हुआ आप जानते हैं। एक हुआ परशुराम जिसने सारे क्षत्रियों का विनाश किया था, और एक ये महापद्मानंद जो एक नाई जाति का, इसने भी सारे क्षत्रियों का विनाश किया। विनाश करने का काम दो लोगों ने किया, एक परशुराम ने किया, एक महापद्मानंद ने किया। तो एक रिलेशन बना दिया गया कि पहला परशुराम किए थे, इसलिए महापद्मानंद को इतिहास में द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो परशुराम जिसने क्षत्रियों का विनाश किया था और ये महापद्मानंद जो क्षत्रियों का विनाश किया था, इसलिए महापद्मानंद को द्वितीय परशुराम कहा जाता है। और यही क्वेश्चन आज तक बना है कि द्वितीय परशुराम के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध रहा है, तो वो आपका महापद्मानंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और घनानंद के बारे में ये कहा गया, देखिए कोई भी शासक बने, चाहे वो वर्तमान का शासक हो, चाहे वो पिछले का शासक रहा हो, या पिछले प्रांतों का शासक हो रहा हो, या कोई राजा रहा हो, चाहे वो प्रजातंत्र में रहा हो, चाहे गणतंत्र में रहा हो, या जनता का शासन हो, या वो खुद शासक हो, राजा वही है जिसे जनता लाइक करती है, जनता में संतुष्टि होती है। राजा जो कार्य करता है उसे जनता खुश होती है, तभी वो राजा योग्य है। लेकिन अंतिम शासक घनानंद के बारे में ये कहा गया कि इन्होंने जनता के ऊपर इतना कर लगा दिया था कि जनता इन्हें डिसलाइक कर रही थी, नापसंद करती थी कि हमारे लायक यह शासक नहीं है, किसी भी तरह से इस शासक को हटा देना है। अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इसे नापसंद करती थी। अब किसी भी राजा को जनता चाहे हटाने के लिए तो जरूर हटेगा। हटा, कैसे हटा? तो अंतिम शासक घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ये क्वेश्चन आता है क्यों? इन्होंने तो लाभ उठाया कि जनता भी इन्हें पसंद नहीं करती है, इनको किसी तरह मार दिया जाए तो वो पद हमें मिल सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या किया चाणक्य की सहायता से। लेकिन घनानंद और चंद्रगुप्त के मौर्य के बीच ईरानी आक्रमण हो गए, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण हो गए, और उसमें एक महान शासक का नाम पढ़ेंगे हम लोग, सिकंदर का पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच यानी सिकंदर का आक्रमण हुआ। तो अगला वीडियो हमारा जब भी बनेगा वो सिकंदर के ऊपर बनेगा, तब चंद्रगुप्त मौर्य पे बनेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने नाम से नाम साम्राज्य किया, मगध यहाँ से खत्म हो जाएगा, तब कौन होगा? मौर्य साम्राज्य शुरू हो। ये अपने नाम से बने। लेकिन इसके बीच विदेशी आक्रमण हुए हैं,
डेरियस प्रथम का नाम आता है। सिकंदर मकदूनिया के शासक का नाम आता है। सिकंदर भी भारत में रहा है, सिकंदर से भी क्वेश्चन बनता है। तो घनानंद के बाद विदेशी आक्रमण ईरानियों और यूनानियों का हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने महाजनपद से और मगध साम्राज्य से जितना क्वेश्चन बन सकता है उन सभी को हमने बताया। बात थोड़ा सा होगी कि हो सकता है कि आपको देखने में या वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, वो जाहिर सी बात है। हर एक पॉइंट को मार्कर से लिखने पे थोड़ा वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वर्ड के साथ आवाज को भी मिलाइए तो आपको पक्का याद हो जाएगा कि मगध साम्राज्य और महाजनपद क्या है, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ का पुत्र कौन था, जरासंध था। मगध साम्राज्य कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार की 3 पत्नियां थी, महाकुशला, चेलना, क्षेमा। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु का विवाह वाजिरा के साथ हुआ। अजातशत्रु को कुड़ी के भी नाम से जाना जाता है और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन ने किया और उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाई। उदयन को बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता और जैन ग्रंथ में पितृभक्त बताए गए। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक को। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है जिसकी स्थापना शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग के बाद कालाशोक का नाम आता है जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक राजा नंदीवर्धन थे और राजा नंदीवर्धन आपको ये जरूर जान लीजिए कि ये महावीर स्वामी के बड़े भाई थे राजा नंदीवर्धन, और इन्हीं के आज्ञा को लेकर महावीर स्वामी ने अपने जीवन का गृह त्याग किया था, सन्यासी जीवन यापन किया था। उसके बाद नंद वंश आता है, महापद्मानंद। नंद वंश की स्थापना किया, एक नाई जाति का था, सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, इसलिए इसे द्वितीय परशुराम कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इसे पसंद नहीं करती थी। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या इसका किया। तो अगला वीडियो सिकंदर के ऊपर बनेगी। आप इस वीडियो को के माध्यम से इस पॉइंट को जरूर याद करिएगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। देखिए आप जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, जितना शेयर करेंगे, हमारी मेहनत का फल यही है कि आपको समझ में आ रहा है, आपको चीजें पसंद आ रही हैं। तो आप इस वीडियो को देखते भी रहिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। और वीडियो में ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में आए या ना आए फिर भी देख रहे हैं, नहीं। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद नहीं होता है तो डिसलाइक भी करिए, क्योंकि वह एक प्रकार का सुझाव भी हम लोगों को रहेगा कि हो सकता है कुछ गड़बड़ी भी इस वीडियो में हो सकती है या कुछ पॉइंट हम लोगों से छूट जाता है। तो अगले वीडियो में तो लाइक डिसलाइक या आपको न पढ़ाई समझ में आए तो वो भी आप बताइए, कोई दबाव में नहीं। जानकारी जितना आपको सटीक, और हमारा टीम जितने भी युवा में अकेडमी की है हमेशा एक नए अंदाज में और हर चीज देने का प्रयास करती है कि ताकि आपका सिलेक्शन में कोई चीज छूटे ना, और एक एक पॉइंट को पकड़ के चलती है। वरना बनाने के लिए तो एक वीडियो में बहुत सी चीजें बनाया जा सकता है, लेकिन पार्ट वीडियो आपको बनाया जाता है, प्रत्येक टॉपिक का बनाया जाता है ताकि आपसे किसी भी चीज को छूटे ना। और हम लोग ईमानदारी के साथ वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और ये फ्री सेवा आपको देते हैं। तो इतने से सोच लीजिए कि कितना लगन और जुनून के साथ हम लोग मेहनत करते हैं, और इसका 50% आप मेहनत कर देंगे तो आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।